नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर में स्थिति नियंत्रण में, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भारत के संकल्प को दोहराया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैनिक कल्याण योजनाओं की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ निवेशकों के लिए खुला। और तापमान में गिरावट से प्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत, बीकानेर संभाग में तेज हवा चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। जोधपुर में मौजूद कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि जोधपुर में कल दोपहर बाद कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि मारवाड़ में हमेशा प्रेम और भाईचारा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। श्री गहलोत उदयपुर में 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने उदयपुर गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को निशाना बनाकर यहां दंगे भड़काने का प्रयास कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज जोधपुर की घटना को लेकर भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देशों के बीच नदियों की सफाई और कौशल विकास में सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत की ओर से स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, आर्कटिक रिसर्च और रक्षा सहित अन्य विषयों पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के संकल्प को दोहराया। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। डेनमार्क और इन 4 देशों को उत्तरी यानी नॉर्डिक देश कहा जाता है। ये सम्मेलन डेनमार्क में आयोजित हो रहा है। श्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कात्रिनिया कोबसदोतिर, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालिना एंडरसन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर के साथ बातचीत भी की। श्री मोदी ने कल शाम कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रिडरिक्सन के साथ भी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद श्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच न केवल लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य हैं, बल्कि दोनों देशों में ऐसी शक्ति भी है जो एक दूसरे की पूरक है। श्री मोदी ने कहा कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। व्यापार सुगमता और आर्थिक सुधारों से इन कंपनियों को भारत में लाभ हो रहा है। हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए पेरिस रुकेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में सद्भाव और शांति का वातावरण निरंतर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में विकास कार्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और क्षेत्र के निवासियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि मई का महीना बोडो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 1 मई को बोडाफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। राष्ट्रपति ने बोडो भाषा, साहित्य और संस्कृति को मजबूत करने में पिछले 70 वर्षों के दौरान अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा की सराहना की। देश में वर्ष 2020 में जन्म दर में कमी आई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 2 करोड़ 48 लाख बच्चों ने जन्म लिया। वर्ष 2020 में ये घटकर 2 करोड़ 42 लाख हो गए। ये जन्म दर में लगभग 2.4% की कमी को दर्शाती है। सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की है। नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल ने कहा है कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है, जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। लगभग 3 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं, वहां से ये डेटा आता है, उसको प्रमाणित किया जाता है और फिर ये डेटा एंटर होता है सिस्टम में। स्टेट्स उसको एनालाइज करते हैं और स्टेट्स पीरियोडिकली एक टाइम बाउंड तरीके से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं। आज जो हमारे पास जो डेटा सामने आया है सन 2020 का है। It is a routine system which is well established, which is under the law and a very systematic. It is a very federal system where states are playing the key role and Registrar General of India का जो ऑफिस है उसको कोऑर्डिनेट करता है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल अप्रैल महीने के लिए रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल की पेंशन की प्रक्रिया के दौरान ये बात सामने आई कि करीब 3,30,000 पेंशन भोगियों की वार्षिक पहचान को अपडेट नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि 25 अप्रैल तक इनमें से 2,65,000 से अधिक पेंशन भोगियों की पहचान को अपडेट कर लिया गया है और उन्हें पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आज राजभवन में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यपाल ने सैनिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों की देखभाल तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के भी प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी प्रकरणों में सभी सरकारी विभागों को समन्वय रखते हुए समयबद्ध कार्य करने का आह्वान किया। ये बैठक 2 वर्ष बाद आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आज निवेशकों के लिए खुल गया है। ये 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 रुपए से 949 रुपए तय किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट दी है। वहीं पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। सरकार का LIC के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयर बेचकर इससे 2 खरब 10 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य है।
राज्य में 15 मई से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 1 माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। डॉ अग्रवाल ने आज सचिवालय में खान और भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि वर्ष 2021-2022 में विभाग द्वारा 6,391 करोड़ 21 लाख रुपए राजस्व प्राप्ति सहित रिकॉर्ड 7,720 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि 1 माह के अभियान में अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिला झींगा पालन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। खेतीबाड़ी के लिए प्रतिकूल खारे पानी में झींगा पालन कर जिले के किसानों ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। 5 साल पहले 1-2 किसानों ने इस काम को शुरू किया था। अब जिले में करीब 300 किसान ये काम कर रहे हैं। जिले के राजगढ़ ब्लॉक में करीब 200 किसान इस काम से जुड़े हैं। जिले के मत्स्य विकास अधिकारी इरशाद खान ने आकाशवाणी को बताया कि झींगा पालन से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि चूरू का झींगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अरब देशों में निर्यात किया जा रहा है। पूरे चूरू जिलों में झींगा पालन बढ़ा है। खासतौर पे राजगढ़, तारानगर और चूरू में झींगा पालन का ट्रेंड बढ़ा है। वर्तमान में जिले में 300 से 400 के आसपास पॉन्ड बन चुके हैं और 500 लोगों के परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर झींगा पालन से जुड़े हुए हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो झींगे के उत्पादन के लिए बहुत ही सूटेबल है। जो पैरामीटर्स हैं जो झींगा पालन के लिए चाहिए, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी जैसे प्रमुख पैरामीटर्स, वो भी यहाँ पे पानी में जो है वो बिल्कुल झींगा पालन के लिए उपयुक्त है। तो रेतीली जमीन में जो खारा पानी है उसका उपयोग करते हुए जिस क्षेत्र में खेती या उससे रिलेटेड एग्री एलाइड एक्टिविटीज कुछ भी नहीं होती है, बहुत कम हो रही थी, वहाँ पे झींगा पालन सडनली एक लोगों के लिए एक आशा की किरण बन के आया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से करौली जिले में भी इस अभियान के तहत तैयारी की गई है। इस दौरान आज कोंडर ग्राम पंचायत पर किसान सभा का आयोजन किया गया। विभिन्न बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में तापमान में गिरावट से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के पश्चिमी जिलों में आंधी और बारिश के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कहीं कहीं हल्की बारिश के भी आसार हैं। आगामी 48 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 6 मई को बाड़मेर जिले में और 7 तथा 8 मई को अधिकतर स्थानों पर लू चलने की आशंका है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अनेक जिलों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के पाली, चूरू, सिरोही और अन्य पश्चिमी जिलों में ग्रामीणों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। पशुधन भी पानी की कमी के कारण परेशान है। तेज गर्मी के चलते मौसमी और अन्य बीमारियों के मरीज भी बढ़ गए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने आज चूरू में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने कहा कि जनता को शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जाए। बीकानेर के बीचवाल थाना क्षेत्र में हुसंगसर के पास आज एक पिकअप पलटने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 12 लोगों को बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप में सवार सभी लोग गैरसर गांव के निवासी हैं और शादी की खरीदारी के लिए बीकानेर जा रहे थे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कल जयपुर में वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सेवानिवृत्त या सेवा के दौरान मृतक रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों की पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर में स्थिति नियंत्रण में है, वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भारत के संकल्प को दोहराया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैनिक कल्याण योजनाओं की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ निवेशकों के लिए खुल गया है। और तापमान में गिरावट से प्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बीकानेर संभाग में तेज हवा चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।